नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने प्रकाश सुमन ध्यानी द्वारा लिखित पुस्तक उपनिषदीय दर्शन बोध का किया विमोचन। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में विधानसभा और लोकसभा सीट बढ़ाए जाने की मांग। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा, प्रदेश में हो 101 विधानसभा, 13 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीटें। देहरादून में युवा कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। नौकरी दो, नशा नहीं की थीम। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की मांग। वरिष्ठ नेताओं ने भी दिखाई एकजुटता। धामी सरकार ने बेटियों को दी बड़ी राहत। नंदा गौरा योजना के आवेदन करने की तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर किया। इंटर के बाद दी जाती है 51 रुपए की धनराशि और उच्च शिक्षा। और रामनगर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 20 अवैध इंजेक्शनों के साथ तस्कर गिरफ्तार। 2025 तक देवभूमि को बनाना है ड्रग्स फ्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्य सेवक सदन में प्रकाश सुमन ध्यानी द्वारा लिखित पुस्तक उपनिषदीय दर्शन बोध का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने उपनिषदीय दर्शन बोध पुस्तक के लेखक प्रकाश सुमन ध्यानी को शुभकामनाएं देते हुए ये कहा कि वो भारतीय वैदिक दर्शन और सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में एक नई पहचान स्थापित कर रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने उपनिषद के जटिल और गूढ़ रहस्यों को साधारण तरीके से लिखा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों को सबके समक्ष रखा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बेटियों को बड़ी राहत दी है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन की तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरा योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण करने के बाद छात्राओं को 51,000 रुपए की धनराशि उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की ओर से आवेदन आमंत्रण की समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। इधर मंत्री रेखा आर्य ने सभी पात्र बालिकाओं और उनके अभिभावकों से प्रमाण पत्रों को जल्द पूरा कर आवेदन करने की अपील की। देखिए, नंदा गौरा योजना को लेकर लगातार लाभार्थियों के द्वारा भी और कुछ आवेदकों के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि 30 नवंबर की आखिरी तिथि होने के कारण कई समय से जो है कई बालिकाएं जो है इसे भरने से चूक गई हैं। चूंकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन है तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण से समय वृद्धि के लिए कहा गया और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर तक 1 महीने का जो है इसमें समय वृद्धि कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक आवेदन जो है वो 12वीं पास की हमारी बालिकाएं हैं वो कर पाए। हरिद्वार में टी सीरीज ट्रस्ट से जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि ने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस धोखाधड़ी की शिकायत की है। मामला हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के रानी माजरा का है। यहाँ टी सीरीज कंपनी ने 5 भाइयों के साथ 6 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा तय किया था। सौदे के तहत 85 लाख रुपए एडवांस दिए गए। आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। जब ट्रस्ट ने पैसा वापस मांगा तो जमीन बेचने वाले पक्ष ने पैसा लौटाने से भी इनकार कर दिया।
ये गुलशन कुमार जी का जो ट्रस्ट है टी सीरीज़ वालों के, उनके प्रतिनिधि की ओर से यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। उस पैसे के 2 साल होने के उपरांत भी ना वो पैसा दिया गया, बल्कि उस ज़मीन को आगे भी एग्रीमेंट कर दिया गया बेचने के लिए। इस संबंध में जांच कराएगी। जांच सही पाने पर उनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मंजीरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उत्तरकाशी की ओर से 25 नवंबर को दिए गए प्रत्यावेदन पर 3 दिन में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस कॉलेज की मान्यता को सुविधाओं की कमी के आधार पर राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ने वापस ले लिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तरकाशी जिले के डूंडा में संचालित कॉलेज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग 7 दिसंबर को समाप्त होने वाली है, इसलिए प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश को समयबद्ध किया जाना चाहिए। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्रों के प्रवेश के लिए BA-MS पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति सशर्त थी, जिसमें कर्मियों को पहले ही दूर कर दिया गया। सत्तर विधानसभा सीट वाले उत्तराखंड राज्य में 101 विधानसभा सीट बनाए जाने की मांग भाजपा के विधायक द्वारा उठाई गई है। क्या इसके पीछे वजह है और क्या कुछ सियासी दल इसको लेकर मानते हैं, देखिए रिपोर्ट। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद एक बड़ी मांग उत्तराखंड में उठी है। टिहरी विधानसभा से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के द्वारा उत्तराखंड में 101 विधानसभाएं और 11 लोकसभा सीट किए जाने की मांग की गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र भेजकर किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास करने की मांग की है, ताकि प्रदेश के उस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाए। किशोर उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में और तेज गति देने के लिए ऐसा किया जाना बेहद जरूरी है। कई राज्यों में कम जनसंख्या और कम क्षेत्रफल के आधार पर विधानसभा और लोकसभा सीट निर्धारित है। ठीक उसी फार्मूले को उत्तराखंड में लागू किया जाना चाहिए। मैंने पहली बात तो उनसे ये कही है, निवेदन किया है कि कम से कम 101 सीटें यहाँ विधानसभा में होनी चाहिए और वो ज़्यादा करके सीटें बढ़नी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में। बहुत सी जगह हैं देश में जहाँ इस तरह की व्यवस्था है। जैसे आप लक्षद्वीप जाएं तो वहाँ 25,000 पर एक लोकसभा क्षेत्र है, जबकि और जगह जनसंख्या का मानक है। उसी तरह से तब चाहे लोकसभा हो, बल्कि 11 क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 13 सीटें होनी चाहिए, 13 जिले हैं। उसी तरह से उसमें लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी कम से कम 5 सीटें होनी चाहिए यहाँ से। उससे क्या होता है कि लोगों को विकास के मामले में और जो देश के प्रति और पूरे विश्व के प्रति, मानवता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम सही ढंग से निभा सकते हैं। भाजपा विधायक जहां उत्तराखंड में विधानसभा सीट बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यदि प्रदेश के विकास को लेकर भाजपा के विधायक चिंता कर रहे हैं तो 101 विधानसभा सीट हो जानी चाहिए। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पे विधानसभाएं, कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं प्रदेश में जो बहुत बड़ी हैं, और ये बात कांग्रेस पार्टी भी बोलती आ रही है कि जब परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद अगर उन विधानसभाओं को आप छोटी विधानसभाओं में बांटने का कार्य करेंगी तो बिल्कुल जब जो है जनसंख्या कम होगी उस क्षेत्र की और एरिया भी कम होगा, तो मुझे लगता है विकास कार्यों में बिल्कुल गति आती है। और यही बात अगर याद हो तो इसी परिप्रेक्ष्य में बात एक बार हरीश रावत जी ने भी बोली थी, जब उन्होंने कहा था इस प्रदेश में भी विधान परिषद का गठन होना चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ विधान परिषद का भी गठन होता है तो वहां पर भी ऐसे लोग पहुंचते हैं जो अपनी क्षेत्र में माहिर होते हैं, उससे भी जो विकास कार्य है उनको गति मिलती है। तो अगर विकास कार्यों की चिंता भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं तो सबसे ये तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि चलिए किसी भी तरीके से कान इधर से ना पकड़ के उधर से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि 101 होगी तो विकास कार्य बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है फिर 101 हो जानी चाहिए। कुल मिलाकर 2026 में पूरे देश में विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों की परिसीमन को लेकर सर्वे होना है, जिससे पहले उत्तराखंड में परिसीमन निर्धारित होने से पहले विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या पर्वतीय क्षेत्र को तवज्जो देकर
उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने अभी तक कई नशे के सौदागरों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बार फिर नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने को लेकर चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत पुलिस ने लगातार नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशों के क्रम में कोतवाली पुलिस के उप निरीक्षक नीरज चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्ला ऊंट पड़ाव के समीप नदी किनारे एक बगीचे में छापा मारकर कार्रवाई की। तभी वहां पर मौजूदा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया और उसके कब्जे से 20 नशे के अवैध इंजेक्शन बरामद किए। नीरज चौहान के अध्यक्षता में टीम जो है अपने क्षेत्र में भ्रमण में थी। तो ये ऊंट पड़ाव, ये लीची का बगीचा था। वहां पर एक व्यक्ति जो है पुलिस को देख करके भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उससे पूछा भाई तू क्यों भाग रहा है। उसकी चेकिंग जब की गई तो उससे 20 नशे के इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए हैं। उसका नाम अजय थापा, सन ऑफ खड़क सिंह, आरो काली बस्ती, ये चिलगिया का रहने वाला है। तो उसके किसी के तहत वो जो बरामदगी हुई है वो थाना रामनगर में उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मुलजिम को जो है जेल भेज दिया। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी में गर्भवती महिलाओं के साथ अस्पताल से मिलने वाले अनुदान के नाम पर साइबर ठगी की जा रही है, जिसको महिला अस्पताल ने भी स्वीकार किया है। कई महिलाओं के साथ ये घटना घट चुकी है। दरअसल साइबर ठगों ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल के नाम पर महिलाओं को फोन किया, आपके खाते में अस्पताल द्वारा पैसे भेजे जाने हैं, आप ओटीपी बताएं। जैसे ही ओटीपी बताते हैं तो उनके खाते से पूरा पैसा गायब हो रहा है। जिला अस्पताल का कहना है कि अस्पताल द्वारा महिलाओं के खाते में सीधे पैसा भेज दिया जाता है और अस्पताल से किसी भी प्रकार का फोन नहीं किया जाता। लोगों का कहना है कि उत्तरकाशी जनपद चिकित्सालय में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं और जानकारी नहीं होने के कारण वो इन जालसाजों के जाल में फंसकर धोखाधड़ी का शिकार हो रही हैं। यहाँ पर भी एक अवेयरनेस हमने बोल दिया है कि वहाँ पर जो है एक नोटिस लगा दें कि किसी को भी कोई ऐसा कॉल आता है उसकी सूचना हमें तुरंत दें, पुलिस को दें और किसी को ओटीपी शेयर न करें। और ये हम जो है इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। कि जो स्वास्थ्य विभाग में गर्भवती महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं उनके खाते में जो सरकारी पैसे आते हैं, उनको जो है एक कॉल आ रहा है, फ्रॉड कॉल आ रहा है कि हम जो है हॉस्पिटल से किसी की सवारी से या हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर जो ये मांग रहे। तो मैं सभी बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि किसी की झांसे में ना आए, उस नंबर को पहले जांच लें कि किसका नंबर है, कहाँ से आया, क्या आया है। और मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि आप जो इसको संज्ञान में लेकर इसकी जांच कराई जाए। और माननीय विधायक जी को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी इसकी जांच कराएं और जिला प्रशासन से कहें कि इसको जांच पड़ताल की जाए और पता करें कि कॉल कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। इनको जब प्रसव होता है, जब ये वहाँ से रिलीव होते हैं तो उस दौरान जो है इनको ये जानकारी दी जानी चाहिए कि ताकि जो है ये इन लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो कि इस तरह का जो है सरकार की तरफ से कोई भी मैसेज या कोई कॉल जो है मरीज को नहीं आती है, ताकि जो है वो लोग जागरूक हो सकें कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया सरकार की तरफ से नहीं चलाई जा रही है। देहरादून में आज राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु शिव के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नौकरी दो नशा नहीं की थीम पर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से सचिवालय कूच किया।
युवा कांग्रेस के इस विशाल प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी एकजुट दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी, इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट और कांग्रेस विधायक समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी एकजुटता दिखाई। पूरे देश में यूथ कांग्रेस एक आंदोलन कर रही है जिसका नाम है नौकरी दो नशा नहीं। आज नव भारत में दो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, एक बेरोजगारी और नशाखोरी, और इसको रोकने के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए हम जगाना चाहते हैं मोदी सरकार को कि वो सरकार जो सोई हुई है और यहाँ एक ही ध्यान है कि अपने दोस्त परम मित्र अडानी को बचाने में लगी है। हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार कुछ भारत के युवाओं के बारे में भी सोचे। मान लिया अडानी के काले धन से मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके अडानी के काले धन से स्टेट्स में अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, इन युवाओं ने भी शायद कुछ आपको वोट डाला है, तो आपका कर्तव्य बनता है इनके भविष्य के लिए भी कुछ सोचे। देखिए, जिस प्रकार से सरकार की नीतियों के माध्यम से युवाओं की संभावनाओं पर लगातार कुठाराघात हो रहा है, सरकार नशे का कारोबार करने लगी है, शराब परोसने का कारोबार करने लगी है और नौकरियां खत्म कर चुकी है। फौज में होने वाली भर्तियों को अग्निवीर में बदल दिया गया है। छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं और वहां पर अनैतिक तरीके से सरकार ने खुद अपने लोगों को बिठाकर इस प्रकार से जो पब्लिक फंड है उसका दुरुपयोग सरकार कर रही है हर स्तर पर। इन सब चीजों को देखते हुए युवा कांग्रेस ने आज सचिवालय का घेराव का कार्यक्रम रखा है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष रविवार यानी कि 17 नवंबर को विधि विधान के अनुसार शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना 6 महीने देवताओं द्वारा की जाती है और 6 महीने नर द्वारा भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना की जाती है। आजकल भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना स्वयं देव ऋषि नारद जी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजकल भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में आजकल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कुछ सेवादार मंदिर की सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं। साथ ही भारतीय सेना के जवान और पुलिस प्रशासन के जवान बद्रीनाथ धाम में आज भी मौजूद हैं। बड़ी बात तो ये है कि बद्रीनाथ धाम में आजकल लगातार कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है और इस कड़ाके की ठंड में भी मंदिर के सुरक्षाकर्मी ठंड की परवाह न करते हुए अपनी सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं। खास बात तो यह है कि बद्रीनाथ धाम आज भी दूर से देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों में ताजी बर्फ के सुंदर नजारे आज भी दिखाई दे रहे हैं। कोटद्वार के मयंक नेगी की ओर से कोटद्वार कोतवाली में दी गई शिकायती प्रार्थना पत्र पर कोटद्वार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की, जिसमें बताया गया कि 2 आरोपितों ने वादी को ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप सी की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर फर्जी नियुक्ति पत्र और ईस्टर्न रेलवे का आई कार्ड देकर वादी से रुपये 30,70,550 ठग दिए। इसके बाद पुलिस तुरंत टीमें बनाकर आरोपियों को उसने गिरफ्तार किया और कोर्ट के सामने पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू की। धोखाधड़ी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में कोटद्वार के क्षेत्र में हमारे पास एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि किसी गैंग के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जांच करने के उपरांत हमारे पास ये तथ्य प्रकाश में आए कि इसमें 2 व्यक्ति हैं जो इस गैंग को संचालित करते हैं, जिसमें एक सदस्य को दिल्ली से हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे सदस्य को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हमारी टीम्स के द्वारा कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है और इस अभियुक्त के विरुद्ध हमारे द्वारा रिवॉर्ड भी घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से पौड़ी लाया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नैनीताल के सिलौटी नौकुचिया ताल में पिंजरे में तेंदुआ कैद हुआ है। आपको बता दें, वन विभाग ने तेंदुए को रेस्क्यू कर सेंटर भेजा है। कुछ दिन पहले इस इलाके में 55 वर्षीय महिला की जंगली जानवर के हमले में मौत हो गई थी। कर्मचारियों ने जंगल में डेरा डाल दिया। 30 सदस्यों की टीम ने जंगल में तेंदुए की तलाश की। वन विभाग द्वारा पिंजरे में आज एक तेंदुआ कैद हो गया है, जिसको आज रेस्क्यू सेंटर भेजा गया।
ट्रैप कैमरा में इमेजेस देखी तो कल शाम रात का मूवमेंट था, रात 12 बजे के आसपास पकड़ा गया और अभी जो भी है जो उसके बाद हमने उसको रैप करके अच्छे से बंद करके अभी सीधे रेस्क्यू सेंटर पहुंचाएंगे। वहीं पे जो आगे की जानकारी आपसे साझा की जाएगी और अभी हमारी WI की रिपोर्ट आनी भी बची हुई है तो उससे पता चल जाएगा। इससे भी सैंपल करके हम स्वैब सैंपल्स और इसके हेयर सैंपल्स भेजेंगे जिससे कि हमको पता चल पाए कि जो मूवमेंट जो जहाँ पे लेडी को किल किया था उस वो जगह और जहाँ से मिला सैंपल्स हम मैच कर सकते। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। गंगा किनारे कुंभ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर वर्षों से फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन का जमकर विरोध किया। उनका आरोप था कि उन्हें कोई पूर्व सूचना या फिर नोटिस नहीं दिया गया और अचानक उनके निर्माण तोड़ दिए गए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है। ऐसा है, ये जो है मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे कि जब कभी भी इस पर मेला लगे, कुंभ लगे तो इसका उपयोग किया जा सके। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अम्ब्रेला टास्क फोर्स की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में बाल कल्याण समिति में लंबित मामलों और सक्षम आने वाली चुनौतियां, जनपद में संचालित बाल गृह, 11 से 18 वर्ष की आयु की बालिकाओं, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, इसके अलावा बाल विवाह, नशा मुक्ति, बाल संरक्षण, बाल हितों, बाल अधिकारों, स्ट्रीट चिल्ड्रन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा किए गए कामों के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय बनाते हुए निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का वृहद प्रचार प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।